सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेली डोज सीरीज का डे 7 और आज का हमारा चैप्टर है डेफिनेशन का, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई का है। इससे पहले हमने डे 6 तक अब तक सारे डेफिनेशन 7-8 चैप्टर की बात किए हैं और उसके अंदर मैंने आप लोगों को सारे डेफिनेशन विद ट्रिक के साथ बताए हैं। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही डेफिनेशंस बताऊंगा, क्योंकि यही 4-5 डेफिनेशन जो है वो एचएससी बोर्ड के अंदर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इस साल। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहे और समझे सारे डेफिनेशंस को कैसे करना है हमें। देखो, सबसे पहला स्टार्ट होता है बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट के साथ। अब बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और याद रखो ये 1, 2 और 3, ये 3 डेफिनेशन आप लोगों को सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा कोई डेफिनेशन जो करके जाना है इस चैप्टर के अंदर वो ये तीनों ही करना है। ठीक है, खास कर ध्यान रखना। तो क्या बोलता है फर्स्ट बोर पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus. Electron revolve around the nucleus. ठीक है, तो जब ये ध्यान से समझना, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तब आपके पास एक चीज समझो कि ये जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहां पे आप लोगों के पास 2 फोर्सेस हो रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रही है, और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो अब आपको इसका इक्वेशन सिस्टमेटिकली लिखना रहता है। अब ये इक्वेशन जो है इसके अंदर आप लोगों को समझना है कि मैं यहां आपको लिख कर देता हूं इसका इक्वेशन क्या है। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब SPF इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है, mv²/r, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है 1/4πε0 E²/r²। चार्ज है, हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसिडर कर रहे हैं तो E² कंसिडर करेंगे। ठीक है, बस तो यही चीज इस स्टेटमेंट से आप लोगों को समझनी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। चलो, आई होप सो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट of an electron can only take certain fixed values such that the angular momentum of electron is integral multiple of h/2π। इस डेफिनेशन को थोड़ा समझो। देखो, यहां तक आप लोगों को इतनी सी बात एक तो ये समझनी है, और यहां रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज। रेडियस जब वो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो घूम रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, तब वो कोई सर्टेन वैल्यूज को ही एक्सेप्ट कर सकता है, और वो वैल्यूज वही एक्सेप्ट होंगी जो कि ऑफ इलेक्ट्रॉन सच दैट द एंगुलर मोमेंटम को हम किससे बताते हैं बच्चों, L से बताते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या बोला गया है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मतलब इक्वल टू इंटीग्रल मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, मैं ऐसा n कंसिडर कर रहा हूं कि ये इतने टाइम आपका इंटीग्रल मल्टीपल देगा, मतलब n एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कुछ भी हो सकता है। तो n h/2π वेर यहां पे आपको लिखना है n क्या भी हो सकता है, 1 2 3 XYZ ... कुछ भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा है। इसको आराम से ऐसे याद रख सकते हो कि यार फिक्स्ड वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है बोर का सेकंड पोस्टुलेट, और उसका जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। ठीक है, तो आपका मेन स्टेटमेंट ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π है, यहां से यहां तक। समझ रही है बात? और बाकी आप लोगों को ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एग्जाम में अगर आपको डेफिनेशन इसका पूछा गया है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना, अच्छी तरह से याद करो इसको। ठीक है, चलो दूसरा बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट। अब बोर्स के थर्ड पोस्टुलेट को मैं इधर ही लिखता हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बोर का थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है। थर्ड पोस्टुलेट
अब देखो ये बोर का थर्ड पॉस्टुलेट जो है वो एक्चुअली सिमिलर है अपने सेकेंड पॉस्टुलेट के अंदर थोड़ा बहुत और इसके अंदर थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखेगी। एन इलेक्ट्रॉन, देखो एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ए ट्रांजिशन, एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम one of its orbit to lower energy orbit. For this it emits energy equal to difference in energy between two orbits। बड़ा अच्छा बड़े तरीके से लिखा गया है, यहां ध्यान से समझाता हूं। एक इलेक्ट्रॉन जो है मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। देखो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करता है, ये बात सही है, यही बताने की कोशिश की है। लेकिन एक बात याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे कि एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, फॉर दिस इट इमिट्स। अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है उस समय वो एनर्जी इमिट करता है जो कि डिफरेंस होता है एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स। मतलब जो एनर्जी इमिट हो रहा है वो डिफरेंस हो रहा है किसके बीच में, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। बस यही चीज समझाना है कि एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट जितना भी हो रहा है डिफरेंस, वही एनर्जी एक्चुअली वो इमिट कर रहा रहता है। तो ये बातें आप लोगों को थर्ड बोर पॉस्टुलेट में समझाई गई है। आपको आसानी भाषा में यही समझना था कि एनर्जी जो है वो हायर ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, और जब वो जंप कर रहा है तब वो एनर्जी का डिफरेंस जो इमिट कर रहा है उसके अंदर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के बीच का है। ठीक है, चलो यही बात इतनी सी कहनी थी इस थर्ड बोर पॉस्टुलेट के अंदर। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ डिस्टिंग्विश्ड डेफिनेशन की तरफ, दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन ये भी डेफिनेशंस आप लोगों को याद रखना है। देखो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, आराम से समझो। द प्रोसेस इन विच हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या बोला गया है, देखो जब प्रोसेस कैसी है कि हेवी न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस है और उसको तोड़कर लाइटर न्यूक्लियर के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो फ्यूजन होता है। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हो, फ्यूजन जो है वो क्या है, फ्यूजन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हेवी किस में कन्वर्ट होता है, लाइटर में। ठीक है, फ्यूजन के अंदर, फ्यूजन Fi से याद रखो, फ्यूजन Fu से याद रखो। ठीक है, तो FiLH, ठीक है, FiH, फिश की स्पेलिंग याद रख सकते हो, उसके अंदर H नहीं, S नहीं है बस। ठीक है, तो अब एक्चुअली यहां पे आप लोगों को हेवियर न्यूक्लियस से लाइटर न्यूक्लियस की तरफ जब कन्वर्जन होता है, ब्रेक होता है, तब फ्यूजन होता है। वही फ्यूजन क्या होता है, देखो यही प्रोसेस आप लोगों को समझा देता हूं, सिंपल है, डायरेक्टली आप ऐसे याद रख सकते हो। यहां फ्यूजन को कैसे बोला गया है, द प्रोसेस इन विच, अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस है और ब्रेक हो रहा है लाइटर न्यूक्लियाई में, इधर उल्टा होता है उसका। द प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियाई, द प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। द प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियाई। टू न्यूक्लियाई जो है, मतलब यहां पे क्या हो रहा था, दो लाइटर न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट हो गए, हेवी के अंदर, और यहां पे हेवी न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट हो गया, दो सिंपल बॉन्ड्स के अंदर। तो मतलब इसका पूरा उल्टा प्रोसेस है ये, एक को याद रखो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। फ्यूजन हो गया, फिजन हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट वाले की तरफ, दैट इज अपना लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, आओ चलो देखते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये लास्ट है और ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि और भी दो तीन डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर, पर वो इतने इंपॉर्टेंट खास नहीं है। इस पर ध्यान रखो, ये डेफिनेशन आप लोगों के एग्जाम में 4-5 बार आ चुके हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। लिखता बड़ा है बस बच्चों, ठीक है, लिखना बड़ा है बस, बाकी समझने के लिए बहुत आसान है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन
is directly proportional to number of nuclei present at that instant। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला dN/dt रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट और टाइम। कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, ये कहने की कोशिश है। यही बात आप लोगों को प्रूव करनी रहती है, 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। मेरा काम अभी डेफिनेशन बताना है, तो इस पर ध्यान रखो। रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट टाइम और इंस्टेंट इज कॉल्ड एज एन लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। बात खत्म, बहुत ही सिंपल, समझ में आ गया। ये सारे चैप्टर्स के अंदर जितने भी डेफिनेशंस थे हमने क्लियर कर दिए। अच्छा लग रहा है, ये सारी सीरीज और भी अपलोड करते हुए जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट